हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का बहुत अच्छे से कर लिया। अब इस वीडियो में हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन। ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? सबसे पहले तो डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फिक्स्ड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो सेट और मेंटेन की जाती है बाय द गवर्नमेंट। सरकार डिसाइड करती है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या होगा, कि कितने रुपए में हमें $1 मिलेगा, सरकार डिसाइड करती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने सेट कर रखे कि ₹50 में हमें $1 मिलेगा। तो ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे आजकल जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपने रोज़ सुनते होगे कि आज रुपया 79 पहुंच गया एज़ कम्पेयर टू $1। एक $1 आज ₹79 में मिल रहा है। उसके बाद न्यूज़ आती थी, ओ माय गॉड, अब ₹83 में $1 मिल रहा है। अरे पहले के टाइम पे तो एक रुपी 65 या $60 में, सॉरी ₹60 में $1 मिल जाया करता था। ऐसी ऐसी न्यूज़ होती थी। ये किस में होता है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। अगर मान लो आज के टाइम पे हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड होता, तो हमें ये सारी न्यूज़ नहीं मिलती। हमें बस पता होता कि भाई ₹50 में ₹1 मिल रहा है, तो ₹50 में ₹1 ही मिल रहा है। ये 10 एक साल तक यही चीज़ कंटिन्यू होती है। सॉरी, ₹50 में $1 मिल रहा है, सॉरी, माय बैड। ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बुकिश लैंग्वेज मैंने आपको शायद बता दी, बट मैं एक और पढ़ रहा हूँ। एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। अब देखो, एज एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट फिक्स सेट कर रही है और मेंटेन कर रही है, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि ये एक्सचेंज रेट रहेगा फॉर अ टाइम बिंग। ओके। अब डेफिनेशन हमने पढ़ ली। सेकेंड चीज़ जो हम पढ़ने वाले, दैट इज अजम्पशन। ठीक है। अज्यूम करना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों को। ठीक है। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को आप कैलकुलेट करते हो, यू कैन से द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और यू कैन से द foreign exchange rate under the fixed exchange rate system is determined by government only. First point of assumption. Second point is there are no external shocks. There is there is a political stability. मतलब क्या होता है एक्सटर्नल शॉक का? कि हमारी कंट्री में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ स्टेबल कंडीशन में है। देर इज़ नो वॉर, कोई वॉर नहीं, अच्छी कंडीशन है कंट्री की। देर इज़ नो पेंडेमिक, कोई पेंडेमिक नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। मतलब यही चीज़ है। ठीक है। देर इज़ नो नेचुरल डिजास्टर्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट होगा, market forces of supply and demand doesn't play any direct role in determining the fixed exchange rate. ये है हमारा थर्ड पॉइंट। ये तीन assumptions है। एक बार रिपीट कर लेना अगर आपको नहीं समझ आए, इसे लिख देना अपनी बुक में। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसलिए मैंने रिपीट किया इन चीज़ों को। सो दैट्स इट, राइट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम डिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन के बारे में। देखो, अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट की हेडिंग के अकॉर्डिंग चले, एक बड़े आंसर के अकॉर्डिंग चले, तो उसमें आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर assumption लिखना है। फॉर डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखना है। अभी तो मैं आपको डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से, एक बहुत बड़े टॉपिक की तरह पढ़ाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद डिवैल्यूएशन फर्स्ट। ठीक है। अब मान लो अभी तो मैंने पूरे आंसर की बात की जिसमें पूरे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया डिवैल्यूएशन के ऊपर ही, तो आप कैसे लिखोगे? मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके पेपर में आगे डिवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करो। आपको दो एक चीज़ पता है बस कि डिवैल्यूएशन क्या होता है। कि भाई ऐसा होता है कि जो रुपीज़ उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो जाती है, कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और मतलब यू कैन से कि अब ज़्यादा रुपीज़ लगते हैं हमें $1 खरीदने के लिए। ये होता है डिवैल्यूएशन। आपको इतना पता है, मुझे आई नो कि आप लोगों को इतना पता है, आप मुझे पता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट द थिंग इज़ पेपर में कैसे लिखोगे? सबसे बड़ी दिक्कत इकोनॉमिक्स में यही आती है कि पेपर में क्या लिखा है। तो उसी चीज़ को मैं कैटर कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है। ये ब्लूप्रिंट तब काम आएगा अगर डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन में से कोई एक टॉपिक है। मतलब डीवैल्यूएशन जो हेडिंग है वो 6 मार्क्स के लिए पूछी, आप इस मेथड को तब अप्लाई कर सकते हो। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। The value of the domestic currency has been deliberately lowered by the government. This is called as devaluation. अब देखो, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो गवर्नमेंट ने, यू कैन से, जानबूझ के गवर्नमेंट ने वो डेलिबरेटली गवर्नमेंट ने वो कम कर रखी है। ठीक है। गवर्नमेंट ने हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर रखी है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। मतलब डॉलर की बहुत वैल्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से डॉलर को देखा जाता है, बहुत ही सिंपल है मैं कहूँ। और हमारे रुपीज़ को नहीं देखा जाता उतने अच्छे नज़रियों से। ठीक है। एग्जाम्पल ये। अब आप कह रहे होगे सर, रुपीज़ मतलब अब तो ₹60 होगा, अब तो $1 ₹60 में मिल रहा है। पहले तो $1 पहले तो ₹50 में मिलता था। तो इसमें हमारी कंट्री की वैल्यू तो बढ़ गई कि अब तो 60 होगी, पहले 50 थी। आपके मन में तो पहला क्वेश्चन ही होगा, भाई साहब आप बहुत गलत सोच रहे हो। मेरी बात सुनो।
आप कब जश्न मनाते हो? आप मुझे बताओ, आप कब इतना खुश होते हो? आप आज के टाइम पे खुश हो जब $1 आपको ₹80 का मिल रहा है, ये तो बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है? आपने पॉलिटिशियन क्या ये सेलिब्रेट करते हुए कभी सुना है? कभी देखना ज़रा, जितने सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपोजिशन में होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अरे देश की रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी, इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने, चलता रहता है इनका। तो आज के टाइम पे क्या है, इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं कि भाई आज $1 ₹80 में मिल रहा है, ठीक है? तो मुझे बताओ, अब $1 ₹60 मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है, बेकार चीज़ है ना भाई? इफ़ यू कंपेयर इट टू द $1 विद ₹50, ठीक है? ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इसका क्या मतलब है? हमारी कंट्री की हमारे रुपीज़ की जो वैल्यू है वो क्या हुई है? डीवैल्यूएट हुई है, ठीक है? 60 होना अच्छी बात नहीं होती। अगर कभी आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि आज हमारा ₹80 में $1 मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई साहब, ये बुरी चीज़ है। पर उसकी भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, हम बाद में करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखें, अगर कभी भी आपको रुपीज़ की जब भी कभी आपको ज़्यादा रुपीज़ खर्च करके $1 मिल रहा है, तो ये एक बुरी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ नहीं होती। पहली बात तो ये समझ लो। तो इसी से आपकी पहली डेफिनेशन का जो डाउट होगा, मुझे पता है क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा बनाना है आपने डायग्राम। पहले आपने डेफिनेशन लिख दी इस आंसर में, जब कभी आपसे डीवैल्यूएशन का एक 6 नंबर का आंसर पूछा। फर्स्ट आपने एक डेफिनेशन लिख दी, सेकंड आपने डायग्राम लिख बना दिया, ठीक है? डायग्राम एग्जैक्टली सेम बनाना है आपने, इसे रट सकते हो आप। अब डायग्राम में ना एक चीज़ आप नोट करके रखो, जो हमारी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा ये है, मतलब जो जिस सिचुएशन, मान लो 60 रुपीज़ पे अगर इन्होंने 60 रुपीज़ रेशो $1, अगर इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट रखा है, अगर वो मेंटेन करना है, तो उसके उस टाइम पे आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, आपके पास बहुत सारा होना चाहिए, ठीक है? कि और क्योंकि ये यार, या तो फिर यू कैन से कि आपको अपने रुपीज़ खर्च करके फॉरेन एक्सचेंज ज़बरदस्ती खरीदना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको ये एक्सचेंज रेट मेंटेन करना है, ठीक है? पहले तो चलो वो तो वैसे ऑब्जर्वेशन में आएगा, पहले उसको अभी नहीं इतना छेड़ेंगे हम अभी। सेकंड आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है? डेफिनेशन होगी, डायग्राम हो गया, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो गया। डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है? पहले क्या करना है आपने, पहले बताना है कि एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, वाई एक्सिस में क्या, वाई एक्सिस में क्या लिखा है, एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, ठीक है? फिर आपने बताना है कि जो ये एस सिंबल है किसको सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, डी सिंबल डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जो ये ई है, ई इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। और उसके बाद R1, ये आर को लेबल कर देना, आर इज़ द आर इज़ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यू कैन से द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। और जो R1 है, R1 इज़ द फिक्स एक्सचेंज रेट बाय द गवर्नमेंट, ये वो सो बस इतना सब कुछ लिख दिया, हो गया। इससे हो गया आपकी एक्सप्लेनेशन। अब आएंगे हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर। लास्ट में होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। इसके ऊपर इसको ना थोड़ा एक सेकंड के लिए आप सेपरेट रखो, अभी हम ऑब्जर्वेशन ही करेंगे ऑफ दिस केस, कि अब क्या क्या होगा, मतलब ऑब्जर्व करो अब आप इस सिचुएशन का, लॉजिक लगा रहे हो इस सिचुएशन में कि ये क्या है और इसे क्या, इसके क्या बेनिफिट्स है, और ये सिचुएशन को कैसे आप बना सकते हो अपनी इकोनॉमी में। मतलब अब देखो, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसे तो है नहीं कि कागज़ में सेट कर लिया कि आज से $1 = 60 रुपीज़, इसके कुछ इंप्लीकेशंस भी तो हो गए। ये कोई इतना आसान काम होता तो हर कंट्री ना कर देती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को शौक है वर्ल्ड स्टेज पे इतना सब कुछ सुनने का कि अरे रुपीज़ की वैल्यू तो कम होगी, रुपीज़ तो अब 80 रुपीज़ दे के $1 मिल रहा है, अच्छा थोड़ी लगता है भाई जब लोग थाने मारते हैं, ठीक है? तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है अगर आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना है, ठीक है? वरना मैंने वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तो मतलब अगर इंडिया को शौक होता है इतने ताने सुनने का, तो ऐसा थोड़ी है कि हमने मतलब ऐसे ही रखी हुई है कि चलो भाई फिक्स्ड पे रखते हैं, ठीक है? मतलब फ्लेक्सिबल ही रखते हैं, तो फिक्स्ड भी तो कर सकते थे हम। फिक्स्ड में के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ज़्यादा कंट्रीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्यों प्रेफर नहीं करती, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? अब जाएंगे हम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, ठीक है? पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशंस। अभी ऑब्जर्व देखो, ये है फिफ्थ पॉइंट, इसे बाद में करेंगे, अभी हम फोर्थ पॉइंट करेंगे। अब देखो, डिवैल्यूएशन की एक एडवांटेज है। अगर आपको डॉलर के बदले 70 रुपीज़ मिल रहा है या 60 रुपीज़ मिल रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर एग्जाम्पल हम चले, तो अगर आपको $1 के बदले 60 रुपीज़ मिल रहा है, तो यार आपको तो एडवांटेज नहीं है जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करोगे। जब आपको पैसा आएगा आज के टाइम पे, उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप ₹50 में करते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में किया, चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये, ठीक है? आगे नहीं बताऊँगा इसको मैं, फिर एक और बार रिपीट करके। मान लो आपने क्या किया, आपने एक एप्पल है, खाने वाले एप्पल है, दुकान वाले, ठीक है? हाँ, जो आप खाते हो, फ्रूट एप्पल, ठीक है? फ्रूट एप्पल आपने एक्सपोर्ट किए टू अमेरिका, ठीक है? अमेरिका वाला जो आदमी था, बिजनेसमैन था, उसने आपको पेमेंट की डॉलर्स में। अब आपने उन डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया। $1 पड़ा आपको 60 रुपीज़ का। तो आपको तो प्रॉफिट हो इस हिसाब से, जितने सारे अब डॉलर्स आएगा उसको आप 60 रुपीज़ के हिसाब से जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, आपके पास तो ज़्यादा पैसा आएगा। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अब आपने वही एप्पल्स यूएसए एक्सपोर्ट किए, बट द थिंग इज़, अब देखो, अब उसने आपको पेमेंट कर दी डॉलर्स में, बट द थिंग इज़ आज के टाइम पे जो डॉलर की वैल्यू थी,
डॉलर यू कैन से डॉलर टू रुपीज़ जो रेशो था वो था 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ लगते थे 1 डॉलर खरीदने में, और यू कैन से 1 डॉलर बेच के 50 रुपये मिल रहे थे। अब बताओ जिस बंदे के पास अब एप्पल बेच के पैसा आया इन डॉलर्स, अब जब इस डॉलर्स को वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा 50 रुपीज़ का, वो लेके रेट लेके, तो आपको क्या लग रहा है किसको प्रॉफिट होगा? इस सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि उस सिचुएशन में? भाई वहाँ तो 70 रुपये मिल रहे थे 1 डॉलर के, अब यहाँ तो 50 रुपये मिल रहे हैं 1 डॉलर के, तो डिसएडवांटेज में नहीं है ये वाला आदमी। तो इस वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहीं इंपोर्ट क्यों घट जाएंगे? अब मुझे बताओ, जब हमारा रुपीज़, मान लो जो हम मान लो हमारे रुपीज़ का रेट पहले 50 रुपीज़ में 1 डॉलर मिलता था, आज के टाइम पे 60 रुपीज़ में 1 डॉलर मिलने लग गया। पहले क्या करते थे, मान लो कोई यूएसए में कोई आइटम अच्छी लगी आपको, कहीं से कोई प्रोडक्ट अच्छा लग गया, आपने बस ऑर्डर कर दिया, आपको 50 रुपये के हिसाब से 1 डॉलर का मान लो कोई वो सामान था, तो मान लो आपने ऑर्डर किया यूएसए से, तो आपको वो 50 रुपये में घर पे मिल गया। आज के टाइम पे उसे उसे यूएसए से इधर लाने में 60 रुपीज़ लग रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, अब महंगी आइटम को ज़्यादा खरीदेंगे, पहले वो सस्ती थी अब महंगी होगी, अब लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, देयरफॉर इम्पोर्ट्स डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ महंगी मिल रही है, ठीक है। जब चीज़ कोई महंगी मिलती है तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदते, इसलिए इम्पोर्ट डिक्रीज़ हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ओके। सेकंड क्या होता है, अब मान लो आपने ये चीज़ मेंटेन करनी है, सी दिस इज़ द इक्विलिब्रियम रेट, जो ये है ना, ये इक्विलिब्रियम रेट है यहाँ पे, जो ये डॉट था, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रेट था, एक्सक्यूज़ मी, इसमें यू कैन से सप्लाई और डिमांड इक्वल थे। अब ये जो नया रेट इन्होंने मेंटेन किया है R1 पे, इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है, देर इज़ एक्सेस, यू कैन से, इस सिचुएशन में अगर आपने ये रेट रखना है, इस रेट को मेंटेन करने के लिए आपके पास बहुत सारी यू कैन से फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, और यू कैन से डॉलर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब डॉलर्स कैसे आएंगे, आपको अपनी जो रुपीज़ है, रुपीज़ को यूज़ करके डॉलर बहुत सारे खरीदने पड़ेंगे, तब जाके ये सिचुएशन मेंटेन होगी। और कई लोग कहते हैं, यू कैन से अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज राइजेज इन दिस सिचुएशन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आगे आगे हम मतलब, अब देखो मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया ये, अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है। ओके। in which the very purpose of devaluation would be चलो यहाँ से, ठीक है। It therefore becomes essential for the government to absorb the excess of supply by the way of its own purchase of the foreign currency in the international money market। अब देखो, अब यही चीज़ इन्होंने कही, देयर इज दिस एक्सेस सप्लाई, अगर ये एक्सेस सप्लाई फुलफिल करनी है तो गवर्नमेंट को खुद अपने रुपीज़ को यूज़ करके डॉलर और ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, अगर उसे 60 रुपीज़ का जो एक यू कैन से एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन रखना है, ठीक है। मैंने वही बोला कि भाई अगर तो ऐसा होता कि कागजी तरीके से ही किसी ने भी कुछ भी कर देते कि हाँ चलो आज से हमारी कंट्री फिक्स एक्सचेंज रेट पे चले, कितना आसान नहीं होता। कि गवर्नमेंट को भी देखो कितने कितने स्यापे करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को भी तो फॉरेन एक्सचेंज अपने रुपीज़ को कन्वर्ट करके खरीदना पड़ रहा है, ताकि वो यू कैन से, ताकि वो ये मेंटेन ताकि ये एक्सचेंज रेट मेंटेन कर रखे 1:60 रुपीज़ का रेशियो, मैं इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट्स रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मस्ट राइज, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा राइज करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे सारे रट्टे वाले पॉइंट्स हैं। अब लास्ट आएगा हमारा पॉइंट, डिफरेंशिएशन बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। पिछले जो टॉपिक था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, बस इतना याद रखो, ठीक है। जब भी कभी जब भी कभी हमारे रुपीज़ की वैल्यू गिरती है, जब भी कभी हमें 70 रुपीज़ देने पड़ते हैं 1 डॉलर खरीदने के लिए, तो वो जो सिचुएशन होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन नाम उसका होता था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में बात कर रहे हैं, जब हमारी करेंसी गिर जाती है बहुत ज़्यादा, उस सिचुएशन को हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डीवैल्यूएशन का नाम देते हैं। दोनों में काम सेम हो रहा है, देखो दोनों में काम सेम है, दोनों में जो हमारा रुपीज़ है वो 70 रुपीज़ देने पड़ रहा है हमें 1 डॉलर खरीदने के लिए, और डिवैल्यूएशन में भी 70 रुपीज़ देने पड़ रहा है 1 डॉलर खरीदने के लिए। मतलब जो हमारे रुपया है उसकी जो यू कैन से उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा घट चुकी है, मतलब हम लोग जैसे वही बात है कि हमारा रुपया बहुत ज़्यादा गिर चुका है, हमारा रुपीज़ बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ये वही वाली सिचुएशन। फ़र्क सिर्फ ये है, डेप्रिसिएशन आप तब बोलते हो, जो डेप्रिसिएशन नाम है वो इसे तब दिया जाता है जब वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी के साथ ऐसा होता है। डीवैल्यूएशन नाम तब दिया जाता है सेम सिचुएशन को जब वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का केस होता है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी बुकिश डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस, हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी रुपया है उसकी वैल्यू घट जाती है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड के जो मार्केट फोर्सेज होते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग चले, और यू कैन से अगर सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग जो रुपये की वैल्यू है वो घट जाती है, तब आप उसे डेप्रिसिएशन कहते हो। गवर्नमेंट प्लेज नो रोल इन इट, जो गवर्नमेंट है वो कोई, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता डेप्रिसिएशन में। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन क्या होता है, अगर व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट,
अब देखो, डिवैल्यूएशन कब होता है? जब गवर्नमेंट ज़बरदस्ती अपनी जो यू कैन से अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरा देती है ज़बरदस्ती। उस सिचुएशन को आप डिवैल्यूएशन कहते हैं। द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल व्हाटसोएवर। जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उनका कोई काम नहीं होता। देखो, डेप्रिसिएशन क्योंकि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और फ्लेक्सिबल में डिमांड और सप्लाई दोनों चलते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती। वेर एज इसमें उल्टा है, इसमें सप्लाई गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और सप्लाई एंड डिमांड कोई रोल प्ले नहीं करता है डिवैल्यूएशन में। नाम अलग है, कंसेप्ट भी थोड़े अलग है, बट जो इसका रिजल्ट है दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों में ही जो हमारी कंट्री की यू कैन से हमारे कंट्री की जो करेंसी उसकी दोनों की वैल्यू डीवैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, कि तो मैं गिर जाती है इसलिए बोल रहा हूँ, जो प्रोफेशनल वर्ड है वो डिवैल्यूएशन होता है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको डिवैल्यूएशन का मतलब नहीं पता है, इसलिए मैं जो ये वर्ड्स है कि हमारी करंट करेंसी की वैल्यू गिर गई है, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही है, ये सब कुछ मैं तभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है आपको, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज लो एज दैट ऑफ द, मतलब अब देखो ये पढ़ेंगे हम डीवैल्यूएशन का केस। डीवैल्यूएशन के केस में क्या हो रहा है? ठीक है, ओके। पहले क्या था, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में जो हमारा हमें 50 रुपये देने पड़ रहे थे $1 खरीदने के लिए। अब ना मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको। हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना, बस ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बताने, इसे याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये आगे आने वाले हैं, बट किस केस में आने वाले? ये आने वाले रीवैल्यूएशन के केस में। इधर डीवैल्यूएशन केस में मैंने इफेक्ट बताया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में, अब हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन में क्या इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, पहली बात, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कितना था, मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कितना एक्सचेंज रेट होना चाहिए था? वो होना चाहिए था 50:1। ठीक है, 50 रुपीज़/$1। ठीक है, 50 रुपये लगने चाहिए थे $1 खरीदने के लिए। वेराज अब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें रुपये की वैल्यू बहुत बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अपनी रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, और यू कैन से ये इस वजह से भी होगा कि कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई होगी, और यू कैन से हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो हमारी यू कैन से गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिसाइड की कि हमें अपनी जो कंट्री है उसकी जो रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अपनी कंट्री की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारी अब जो हमारा रुपीज़ है वो करीब करीब 80 रुपये हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू $1। नहीं, ये बात नहीं हो रही है, इसका उल्टा चल रहा है। ठीक है, मतलब बात वही है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अब क्या होगा रीवैल्यूएशन में, मतलब अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने का क्या मतलब है? अब सिर्फ 40 रुपये लगेंगे $1 खरीदने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि भाई हम तो रीवैल्यूएशन में तो हम अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, हम अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। वैल्यू बढ़ाने का मतलब बच्चे समझते हैं कि जो 50 से 60 कर रहे हैं, नहीं भाई, 50 से, बच्चे सोचेंगे 50 से 60 हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू बढ़ाना। नहीं, वैल्यू बढ़ाने का मतलब हमेशा ये नहीं हो, हमेशा मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दो तो वो उसकी मतलब जैसे रुपीज़ आज से 50 है तो 60 हो जाएगा। नहीं, क्या होगा, जो रुपीज़ का 50 है वो 50 का 40 हो जाएगा। ठीक है, मैं वही बात है ना, अच्छा क्या लगता है मेरे को बताओ, अच्छा सुनना क्या लगता है कि भाई $1 80 में मिल रहा है, ये अच्छा लगता है कि भाई, कि ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो चलो शांति होगी, अब तो अब सिर्फ 40 रुपये देने पड़ते हैं $1 खरीदने के, या यू कैन से डॉलर को अगर बेच के अब तो बढ़िया है, 40 रुपये मिलता है, पहले तो क्या बुरे हाल थे। ठीक है, वही बात है, अब हम एम्पावर कर रहे हैं अगर अपनी अपनी यू कैन से डोमेस्टिक करेंसी का, तो क्या मतलब हो रहा है? पहले 50 रुपीज़ लगते थे, अब 40 रुपये लगने लग गए। अब ये गवर्नमेंट किस तरीके से मेंटेन करती है, पहली बात तो, हाँ ठीक है, फर्स्ट तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अगले पेज पे। ठीक है, पहली बात ना, मैं इसी मेथड के अकॉर्डिंग चलूँ जो मैंने ब्लू प्रिंट बना था, डेफिनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आएंगे डेफिनेशन पे। रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ठीक है, द डिफरेंस इज एज अंडर, सॉरी, रीवैल्यूएशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे होगी। रीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो जो डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ की जाती है, मतलब 50 से 40 रुपये पे आने को कह रहे हैं ये, कि हमारी जो अपनी सॉरी जो गवर्नमेंट है वो जो कंट्री करेंसी उसकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल व्हाट्सएवर। जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, बस हो गया ये फर्स्ट। एंड हाँ देखो, सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर ब्लूप्रिंट क्या है हमारा, सेकंड आता है डायग्राम। ठीक है, अब हम डायग्राम पढ़ेंगे, इस डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम हमने एग्जैक्ट ये बनाना है, जैसे कि ये सप्लाई बना दी, ये डिमांड बना दी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये सब कुछ सेम हो जाएगा। पहले आप इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बनाओगे आर के हिसाब से, जो नया एक्सचेंज रेट होगा जो गवर्नमेंट डेलिबरेटली यूएन से बढ़ा रही है, बढ़ा के मतलब अपनी कंट्री की अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करके जो 40 की है, फिर हम दूसरा बनाएंगे। सेम यहाँ पे लिखोगे
इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर लोगे, ये सब कुछ फिर एक्सप्लेन कर दोगे। मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से पीछे भी बता दी, मैं एक और बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एक्सप्लेनेशन में। अब बात करेंगे हम ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। अब क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। अब मान लो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन किस तरीके से हमारा यू कैन से, मतलब देखो गवर्नमेंट को अब क्या क्या करना पड़ेगा अगर उसको ये चीज़ मेंटेन, अगर 40 रुपये मेंटेन रखने हैं, जो अपना एक्सचेंज रेट है वो 40 रुपये मेंटेन रखना है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने 40 रुपये तो रख दिया है, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उल्टा, बिल्कुल एक उल्टा हो जाएगा इसका, जो यहाँ पे हुआ था ना एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका यहाँ पे होने वाला है। इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। मुझे बताओ, एक बिजनेसमैन अगर एप्पल्स बेच रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसे डॉलर में पेमेंट आ रही थी। अब डॉलर को जब वो रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा था और एक्सचेंज रेट 70 रुपये था, इसमें एडवांटेज मिल रहा था बिजनेसमैन को। अब दूसरी सिचुएशन है, एक बिजनेसमैन है, उसने एप्पल बेच दिए, डॉलर में पेमेंट आ गई। अब डॉलर को वो 40 रुपये के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है। अब उस बिजनेसमैन के पास कम पैसा आएगा, तो वो बिजनेसमैन इंटरेस्टेड होगा एक्सपोर्ट करने में। बिजनेसमैन कभी एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स क्यों राइज करेंगे, मेरे को बताओ। पहले आप जस्ट टेक एन एग्जांपल, प्राइम बहुत अच्छा जूस है, ठीक है, जो वो प्राइम जूस नहीं है, वो KSI एंड लोगन पॉल का एक जूस है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ उसके। मान लो पहले रेट 50 रुपये थे, नहीं पहले उसके रेट 70 रुपीज़ थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट, देखो फॉरेन में तो वो $1 की थी, बट इंडिया में $1 70 रुपये था। मान लो हमें पहले 70 रुपये दे के एक प्राइम खरीदना पड़ता था, ठीक है, तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदते थे, ठीक है, एक यू कैन से नीश कैटेगरी खरीदती थी। अब देखो, अब रुपीज़ की वैल्यू 40 रुपये होगी, कोई भी आम आदमी अब 40 रुपये में वो प्राइम खरीद पा रहा है। देखो 70 और 40 में डिफरेंस नहीं है, बट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने आपको 70 के इस तरीके से दिखाया कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब देखो वही बात है, जब 70 रुपये मान लो एक जब मान लो 70 रुपये के हिसाब से, मान लो वो प्राइम की बॉटल $1 की आती है। अब 70 रुपये देकर आपको एक प्राइम की बॉटल खरीदनी पड़ रही है, तो वो तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अब मान लो वही $1 की वैल्यू आज के टाइम पे 40 रुपये होगी। अब प्राइम की बॉटल का क्या रेट हुआ, 40 रुपये। अब तो आप इजीली खरीद सकते हो, तो आप क्या करोगे, तब तो मंगाते रहोगे, भाई लाना, तो गर्मी का सीज़न है, बहुत सारा प्राइम पियेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपको अब सस्ता पड़ रहा है बाहर से खरीदना, ठीक है। बाहर बेचना आपको बल्कि आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इम्प्लीकेशंस बता दिए मैंने, फोर्थ फिफ्थ। अब आया बात एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन की। अब देखो, जब भी कभी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज की जाती है, ठीक है, जब भी कभी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज की जाती है बाय द, ईदर बाय द गवर्नमेंट, ईदर बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। अब फ़र्क बताऊं क्या है, देखो हमारी जो कंट्री है उसके रुपीज़ यू कैन से, उसकी करेंसी की जब वैल्यू इंक्रीज की जा रही है वो दो तरीके से की जा रही है, ईदर बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, ईदर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों में से कोई एक केस होगा, ठीक है। कैन यू जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट गाइस। ओके, राइट। अब देखो क्या बोल रहा था मैं आपको, हमारी जो रुपीज़ है और यू कैन से हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, उनकी जो वैल्यू इंक्रीज़ की जा रही है, दो तरीके से हो सकती है। या तो फिर गवर्नमेंट करेगी ज़बरदस्ती, या तो फिर सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस नेचुरली उसकी जो यू कैन से वैल्यू है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की, या तो फिर गवर्नमेंट करेगी या तो फिर सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस करेगी, ठीक है। अगर हमारी कंट्री के रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा की जाती है बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जब भी कभी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है उसे एप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है। जब भी कभी गवर्नमेंट फोर्सफुली ये करती है उसे रीवैल्यूएशन कहा जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन में आ जाएगा आपको सब कुछ समझ, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, ठीक है। यू कैन से एक रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इन द डोमेस्टिक इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जब सप्लाई एंड डिमांड की वजह से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज की जा रही है, तब तो वो एप्रिसिएशन है, ठीक है। ओके, revaluation of the domestic currency occurs when the value of the domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट है वो यू कैन से वो अपने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ा रही है। इन दिस केस जब भी कभी गवर्नमेंट रोल प्ले करती है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की यू कैन से वैल्यू इंक्रीज करने में, तो उस प्रोसेस को रीवैल्यूएशन कहते हैं। सिंपल है, बस ये बात है। एप्रिसिएशन में एक पॉइंट आप ये लिख लोगे कि गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती। अब रीवैल्यूएशन में आप ये पॉइंट लिखोगे कि द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल व्हाट्सोएवर। जो रीवैल्यूएशन के केस में ये होगा कि जो मार्केट फोर्सेस है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी, ठीक है।
इम्प्लीकेशंस ये बताया मैंने। ओश ओ आई एम सॉरी भाई, सुनो। पहली बात जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताई थी ना, उसका पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट मैं भूल गया था, अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको अगेन। द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड बाय सप्लाइंग व्हाट इज दिस रिलीजिंग द सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है, इसमें क्या हो रहा है, आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई बहुत कम है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जैसे आप लोग, मुझे एक चीज़ बताओ, जब कोविड आया था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो मान लो जब कोविड आया था, लोगों के पास कोई काम नहीं कर रहे थे, लोग कोई एम्प्लॉयमेंट का, ये किसी पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं था। लोग सारे किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे, अपनी सेविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, पर पैसा कहीं से नहीं आ रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, अपनी सप्लाई से भर रहे थे। अब इसी तरीके से ना, हमारे आरबीआई के पास भी एक सेविंग होती है। सेविंग क्या होती है, बचत जो आरबीआई ने की होती है। आरबीआई किस तरीके से बचत करती है, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज का होता है फॉरेन करेंसी जो आरबीआई के पास पर्सनली पड़ी होती है। आज के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में कितना है, आपका यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो। बट मैं बता देता हूँ, बट चलो कमेंट भी क्यों करना, मैं ही बता देता हूँ सिंपल। इट इज़ अबाउट $600 बिलियन हमारे पास इन अपने फॉरेन एक्सचेंज में पड़े हैं। अब मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्री, मान लो अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट 40 रुपये के हिसाब से मेंटेन करना है। तो आपकी जो ये एक्सेस डिमांड है, जो डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, डिमांड जो ये बहुत ज़्यादा है इस केस में। अब इसको आप कैसे फुलफ़िल करोगे? इसको फुलफ़िल करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मतलब जो आपकी बचत है, उसको यूज़ करना पड़ेगा इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। जो आपकी सेविंग, जो आरबीआई की सेविंग है, और यू कैन से जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारी कंट्री का, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये जो ये काइंड ऑफ ये गैप बना है, ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, जो एक्सेस डिमांड बनी है, ये पूरी हो सके। ओके। लेस डेवलप्ड कंट्रीज आफ्टर डीवैल्यूइंग देयर करेंसी। जनरली क्या होता है ना, मान लो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो जानबूझ के अपनी कंट्री को डी वैल्यू करती है। अब आप कहीं डी वैल्यू क्यों करती है, पहली बार डी वैल्यू का सिचुएशन क्या है, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। अब देखो, डी वैल्यू का क्या केस है, जब आप 60 रुपीज़ मतलब अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा घटा देते हो, ठीक है। आप 60 रुपये लग रहे हैं $1 खरीदने के, ठीक है। ये डी वैल्यू करना हो अपनी करेंसी को, ये क्यों कर रहे हैं? Devaluation is expected to rise the demand for the domestically produced goods and services according to the export are expected to rise। देखो, डीवैल्यू करने का क्या बेनिफिट था, एक एक्सपोर्ट राइज होता है। अब भाई जो कंट्री की हालत ही बर्बाद है, वो क्या चाहती है, बाहर चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और ज़्यादा फॉरेन मतलब फॉरेन का यू कैन से जो डॉलर्स वगैरह है, और यू कैन से जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, वो उसकी कंट्री में है, क्योंकि उसकी कंट्री पहले गरीब है। अगर डॉलर आएंगे, यू कैन से फॉरेन करेंसी आएगी, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, यू कैन से इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, राइज इन द एक्सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो आरबीआई, जैसे हमारे पास तो आरबीआई, चलो दूसरी उसके पास कोई और सेंट्रलाइज्ड बैंक होगा, जो सेंट्रलाइज्ड बैंक होगा उसके पास बचत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूसेस द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जब भी कभी डोमेस्टिक करेंसी, यू कैन से जब भी कभी आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ करते हो और घटा देते हो, और यू कैन से अपनी जो अपना जो आपका रुपया है, उसकी जो उसको जब उसकी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, जब यू कैन से जब वो रुपया गिर जाता है, ठीक है, तो उससे एक चीज़ होती है, जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यू कैन से जो फॉरेन कंपनीज है जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह, वो आपकी कंट्री में आना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, सीधी सी बात, ठीक है। ओके। सो दिस इज़ द ओके, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे, क्या आएगा आगे हमारे पास, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो, एक्सचेंज रेट हमने भी ना दो तरह के पढ़े, दैट इज़ फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दो हो गए। अब हम थोड़ा ना हिस्ट्री में जाएंगे, पुराने टाइम में कौन सा एक्सचेंज रेट यूज़ किया जाता था। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ही एक छोटा भाई, जिसका नाम होता था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ये किस तरीके से काम करता था, पहले तो मैं ये बताता हूँ। ईच कंट्री was to define the value of the currency in terms of the gold. Value of one currency in terms of the other currency was fixed considered by the considering the gold value of each currency। अब देखो, इसमें ना गोल्ड को एक मीडिएटर की तरह यूज़ करते थे। मैं बताऊँ, इसका मतलब ये होता था कि पहले आप डिसाइड करते थे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पहले तो बुक का एग्जांपल देखता हूँ ताकि मैं इसी एग्जांपल से चलूँ आपके पास। ओके, यहाँ पे कोई फॉर्मूला टाइप नहीं दिया हुआ ताकि जिसमें इजीली बताया जाए। ओके, मैं बताता हूँ अब आपको, ठीक है। इसमें कहा गया है, मान लो एक इंडियन रुपीज़ है। कहा जाता है कि 1 रुपये में कितना कितना सोना मिलेगा आपको, ठीक है। पहला आपने ये कर लिया। फिर दूसरा आपने ले लिया, चलो बुक के अकॉर्डिंग चलता है, पाउंड के हिसाब से चलता है। मान लो यूके ने बोला, एक सेकेंड,
मान लो यूके ने बोला कि 1 पाउंड में 4 ग्राम गोल्ड आता है हमारे यहाँ। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलता है कि हमारे 1 डॉलर में 2 ग्राम गोल्ड आता है। ठीक है, ये भी बढ़िया है। ठीक है, देन 1 यूके डॉलर इज इक्वल टू 2 US डॉलर। ठीक है, तब इसमें ये क्या करता है, वेट, 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 2 US डॉलर, नहीं, इसको भी छोड़ो। ठीक है, अब इसके बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मैं आपको बताता हूँ। अब 1 पाउंड, यू कैन से 1 पाउंड इज इक्वल टू 4, एंड देन 1 डॉलर इज इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब आपने इसका रेशियो निकालोगे। ठीक है, अब देखो, 1 1 इक्वल, ठीक है, एक एक इक्वल हो जाता है। 1 डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड, एक सेकंड के लिए आपने एज्यूम कर दिया ताकि आप एक बढ़िया रेशियो निकाल पाओ। अब क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 2। 4, ये पाउंड वाला 4 है, ये यूके का 4 है, 4 ग्राम, मतलब 1 डॉलर में पहले 4 ग्राम आता था। और नहीं, 1 पाउंड में पहले 4 ग्राम आता था, 1 डॉलर में फिर 2 ग्राम गोल्ड आता था। अब हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या निकला, ये बात हो रही है हमारे इसकी, दिस इज़ यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, तो ये यूएस है, तो मैं यहाँ पे यू लिख रहा हूँ। तो अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालो, बच्चों वाला मैथ, इसको कट कर दो, यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, इक्वल, तो क्या रेशियो है आपके पास, 1:2। ठीक है, ये यूके वाला है, ये यूके वाला एक्सचेंज रेट है, मतलब ये यूके की करेंसी की वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर, ये यूएस की वैल्यू है। ठीक है, 1:1 रेशियो इस तरीके से निकाला जाता है। बस कहने का मतलब ये है, आप इसमें पहले देखते हो कि भाई मेरे 1 रुपये में कितना गोल्ड आ रहा है। यूएसए बोलेगा कि मेरे 1 डॉलर में कितना गोल्ड आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, जितना गोल्ड आ रहा है ना दोनों की करेंसी में, इनके एक एक यूनिट में। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप, तब आपके पास एक यू कैन से एक्सचेंज रेट आ जाएगा, और यू कैन से एक काइंड ऑफ एक रेशियो आ जाएगा जो आपका फर्दर एक्सचेंज रेट बन जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन कर दिया आपका। और हाँ, इसका ना एक दूसरा नेम है जो कि काफ़ी ज़्यादा तो क्या मतलब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मिंट पैरिटी वैल्यू और द मिंट पैरिटी। ये जो कि टर्मिनोलॉजीज है, ये सीयूईटी में भी पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड्स के एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, अब ये थोड़ा बाद में है सिस्टम। ठीक है, ये भी हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला सिस्टम चला, उसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम आया, उसके बाद जाके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया। ठीक है, अब आप पूछेंगे फिक्स्ड। फिक्स्ड इज लाइक ऑल्टरनेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी कई कंट्रीज प्रैक्टिस करती है, कई नहीं करती है। ठीक है, एडजस्टेबल और द पेग्ड, अब देखो पहली बात ना, ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम भी है, दैट इज एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, पहली बात तो ब्रेटन वुड सिस्टम का क्या नाम, इवन व्हेन इट इज फिक्स्ड सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज रेट अलाउड टू सम एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेबल पेग सिस्टम छोड़ो। ब्रेटन वुड का मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है, पहली बात ना, ब्रेटन वुड सिस्टम क्यों इतना प्रेवलेंट हुआ था, मैं आपको ना एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। एट द टाइम ऑफ, यू कैन से, जब ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे डेट कट गई है वैसे, इट वाज अबाउट 1940s का टाइम पीरियड था, आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड वॉर और बिफोर वर्ल्ड वॉर, कुछ ऐसा टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में जो यूएस का डॉलर था, उसको इन्होंने गोल्ड की वैल्यू चिपका दी थी। मतलब कहने का मतलब ये था, यूएस डॉलर या गोल्ड एक ही बात है। कहने का मतलब ये इतना ज़्यादा जो यूएस डॉलर है, इसको इंपॉर्टेंस दे दी गई थी। अब कहेंगे इतनी इंपॉर्टेंस यूएस डॉलर को, और यू कैन से इतनी बड़ा एक स्टैचर यूएस डॉलर को क्यों दिया गया था। उस टाइम पे ना जो यूएस था, उसके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड था। आपने ना एक चीज़ सुनी होगी, गोल्ड रश एक ये टर्मिनोलॉजी थी, बहुत ज़्यादा सुनने में आती थी कि गोल्ड रश चला हुआ है यूएसए में, गोल्ड रश। और यूएन से कई सारे गेम्स वगैरह भी में भी एक गोल्ड रश था। ये इंस्पायर कहाँ से हुआ, एक बार क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा मतलब सोने की खदानें मिल रही थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे यूएसए सबसे बड़ा सोने का उत्पादक था, यू कैन से प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड सबसे बड़ा यूएसए था, और यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था। तो उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि भाई ये तो अमीर आदमी है, तो ऐसा करो जो भाई साहब आपकी फॉरेन जो जो भी आपकी करेंसी है, यू कैन से यूएस डॉलर, आपकी करेंसी या गोल्ड दोनों एक ही चीज़ है, ये चीज़ हो गई थी। ठीक है, डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड टू वन करेंसी, दैट इज़ द यूएस डॉलर। अब मतलब, अब जब भी कभी किसी भी करेंसी की वैल्यू आप निकालते थे, तो वो यूएस डॉलर की, मतलब भाई जो काम पहले ना रुपीज़ उसका होता था ना, ये गोल्ड का होता था, वही काम अब यूएस डॉलर करता था, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, बस ये देखा जाता था भाई, देखो मान लो जैसे आप इंडिया की करेंसी लोगे, मान लो यूके, 1 यूके डॉलर से मान लो, 1 यूके पाउंड से मान लो 2 डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, 2 डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, और और यू कैन से 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ से 4 डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, 4 डॉलर आ रहे हैं, इसको भी मैं डॉलर का वो सिंबल चेंज कर देता हूँ। और हाँ, ठीक है, 1 यूके पाउंड से 2 डॉलर आ रहे हैं, 1 रुपीज़ से करीब 4 डॉलर आ रहे हैं।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों यूनिट्स को एक साथ कर देना है। मतलब अब कर लोगे आप 2 इज इक्वल टू 4 वापस। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे, आपके पास एक्सचेंज रेट आ जाएगा। सेम काम जो पहले गोल्ड के साथ होता था अब डॉलर के साथ होने लग गया था। ठीक है। यूएस डॉलर वॉज असाइंड द गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड प्राइस। मतलब यूएसए या मतलब यूएस का डॉलर या गोल्ड दोनों एक ही बात है। ये पॉइंट ये बताता है। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मैंने वही बात की। आप अगर किसी की कंट्री की करेंसी गोल्ड के साथ कंपेयर करो, यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करो, एक ही बात है। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन वन और टू कंट्रीज। गोल्ड फिर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा दोनों दो कंट्रीज़ के बीच के ट्रेड और दो कंट्रीज़ के बीच की करेंसी की वैल्यू निकालने में। ठीक है। एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी वॉज पॉसिबल बट ओनली इफ द अलाउड बाय द आईएमएफ। अब देखो दिक्कत क्या हुई थी, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जो ये सिस्टम है इसे 1977 में अबैंडन कर दिया गया था, मतलब छोड़ दिया गया था। क्यों? इट वाज रिप्लेस्ड बाय द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसलिए इसे अबैंडन कर दिया गया था कि क्योंकि दुनिया में गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं था कि आप बार बार गोल्ड को यूज़ कर सको। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंट्री, यू कैन से व्हीट राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बट उसकी कंट्री में गोल्ड ही नहीं है। ठीक है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ जो कि खाना होता है, जो यू कैन से सबसे, भाई देखो इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए भाई। बाकी सारी चीज़ तो सेकेंडरी है, लग्जरीज आर सेकेंडरी, पहले सर्वाइवल मेन है। ठीक है। अब देखो एक कंट्री जिसके पास व्हीट और राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पर उसके पास गोल्ड नहीं है। अब मान लो एक कंट्री जिसके पास कुछ भी नहीं है बस उसके पास गोल्ड है। तो आप इन दोनों की करेंसी को कंपेयर करो और यू कैन से इन दोनों कंट्रीज़ की वैल्यू को अगर आप, यू कैन से नहीं, इन दोनों कंट्रीज़ की यू कैन से प्रोडक्टिविटी को और यू कैन से इन दोनों की करेंसी को आप अगर कंपेयर करोगे तो एक तरफ से तो ऐसा लगेगा कि जिसके पास गोल्ड है वो ज़्यादा अमीर है। बट खाने के मामले से अगर मान लो इस कंट्री ने इसको खाना देना बंद कर दिया तो ये तो बेचारा रह जाएगा। और कहने का मतलब ये भी है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गोल्ड बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम पे। और यू कैन से गोल्ड मतलब गोल्ड कम पड़ गया था तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लाना पड़ा। और यू कैन से गोल्ड वॉज नॉट अ गुड ऑल्टरनेटिव। ठीक है। मतलब गोल्ड वाला सिस्टम आप फिर और नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे। ठीक है। ब्रेटन वुड इज़ द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी, व्हाट इज दिस इज़ नेम्ड आफ्टर। देखो ये है कि ब्रेटन वुड का जो ये है ब्रेटन वुड सिस्टम है, ये एक्चुअल में मीटिंग हुई थी जिसका नाम ही ब्रेटन वुड था। तो उसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम भी आया था। ओके, नेम्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फंड। ये आई थिंक आईएमएफ के बाद बना था। ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द वुड्स हो, ये ब्रेटन वुड्स में इनकी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। तो पेज घटा हुआ है इसका, मैं आपको पूरा भी नहीं बता सकता। इन 19, आई डोंट नो एक स्पेसिफिक डेट है, आई कैंट सी दिस। लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ भी इसी के बाद बना था, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ब्रेटन वुड में। तो इसके दो कंक्लूजन आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला एक्सचेंज रेट आ गया था, ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट आया था। दूसरा आईएमएफ भी इस्टेब्लिश हो गया था। और ये कब बना था? इन 19, आई डोंट नो, यू कैन सी, यू माइट बी सीइंग दिस इन योर बुक, तुम्हारे पास तो सब कुछ होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे दिस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट का कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद करना। ठीक है। डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट को कंट्रोल, एक को सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल करती है, एक को गवर्नमेंट करता है। रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इम्पैक्ट क्या है? एज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक्सचेंजेस लीड टू द डिवैल्यूएशन। इससे डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन होता है, इससे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है, वही बात। ठीक है। रिजर्व्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिक्वायर अ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज का मैंने बताया ना, आरबीआई के पास जो सेविंग होती है, ठीक है, एक एग्जांपल में बताया मैंने, आरबीआई के पास सेविंग है, एक्चुअल में नहीं, बुक में लिखना। ठीक है। ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कि किस तरीके से यूज़ होता है फॉरेन एक्सचेंज का बाय द आरबीआई। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका। अब वही बात की, फिक्स एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, वेरएज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं चाहिए होता है। अनसर्टेनिटी एंड स्पेकुलेशन, फिक्स एक्सचेंज रेट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं, कोई सीन नहीं, देयर इज़ वेरी लो इन द सिस्टम। मतलब अनसर्टेनिटीज एंड स्पेकुलेशंस आर वेरी लो, स्पेकुलेशन और बहुत कम होती है। ठीक है। अनसर्टेनिटी स्पेकुलेशंस आर वेरी हाई इन द सिस्टम ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। स्पेकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और यू कैन से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्या पता कभी रुपये की वैल्यू घट जाए, कभी बढ़ जाए, ये वो सो चला होता है। ठीक है। ओके। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, अभी तक हमने ना प्राइमरली तीन चीज़ें पढ़ी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब हम तीसरा पढ़ेंगे मैनेज फ्लेक्सिबल मैनेज, से मैनेज और द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब आप पूछेंगे ब्रेटन वुड और ये गोल्ड पैरिटी सिस्टम, ये तो पढ़, भाई देखो ये इतिहास का पार्ट है, ये हिस्ट्री है, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं इतना। तो इसलिए इसको मैंने अभी कंसिडर नहीं किया। मेन हमारे तीन है जो आज के टाइम पे भी प्रैक्टिस किया जाता है बाय सम कंट्रीज। ठीक है। फ्लेक्सिबल तो सभी करते हैं बट फिक्स्ड भी हो गए एक दो। अब बात करेंगे मैनेज एंड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, ये क्या क्या है। ठीक है। मैनेज्ड
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो पूरा पूरा रोल प्ले करती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी यू कैन से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है तो मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड की आराम से कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज गवर्नमेंट देखती है कि अरे जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करने लग जाती है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें चीटिंग कर रही है। ठीक है, कहा नहीं जाती जब चीटर्स को डर्टी गेम, यू आर प्लेइंग अ डर्टी गेम एंड दिस एंड दैट। ठीक है, यही मतलब है इसका। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, exchange rate is determined by the market forces of supply and demand, ये पहली चीज़। ठीक है, but at times central bank, that is RBI, intervenes to manage their exchange rate so that it does not slip out of the desired limits। कई बार आरबीआई यू कैन से इंटरफेयर कर देती है। आरबीआई किस तरीके से इंटरफेयर करती है, अपने जो फॉरेन एक्सचेंज, अपनी जो सेविंग है उसका पैसा लगा के कुछ इस तरीके से इंटरवीन करती है कि जो यू कैन से जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ी लिमिट में रहे, कि ऐसा ना हो जाए कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है तो फिर बहुत ज़्यादा गिर जाए। बहुत ज़्यादा गिर जाए मतलब 1 रुपये में 100 रुपीज़ में आपको $1 मिलने लग जाए तो मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन बता दी। या इतना भी नीचे ना गिर जाए कि भाई 30 रुपये में आपको $1 मिल रहा है। ठीक है, इससे तो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा चीज़ों का। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा आरबीआई इंटरफेयर करती है बीच में दे, और यू कैन से आरबीआई थोड़ी चीटिंग करती है इसमें, ताकि एक यू कैन से डिजायर्ड लिमिट में रहे हमारा एक्सचेंज रेट। ठीक है, there is occasional intervention by the central bank to influence the float or the manage the float। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द डर्टी फ्लोटिंग, वही बात। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट क्या होता है, जो अपनी सेविंग्स है इसको बेचती है, खरीदती है, कुछ ये सब कुछ चला रहता है इनका। ठीक है, ये क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, एक्सचेंज रेट रिलीज द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो जब भी, अब देखो मुझे बताओ, जब एक्सचेंज रेट कम करना है, ठीक है, जब एक्सचेंज रेट कम करना है उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पीछे हमने बहुत डिटेल में गया। मान लो एक्सचेंज रेट बहुत बढ़ा देना आपने। ठीक है, एक्सचेंज रेट जब डिमांड करने देता है तो डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंपल चीज़ें बताइए इसमें। ठीक है, ओके, हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन। देखो ये है ना, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, और ये भी मैंने पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया आपको। मैं आपको बोलूँ ना, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी टीचर्स मिलेंगे वो आपसे जो ये वाली लाइंस है ये स्किप करवा देंगे कि ये ऐसा ही क्यों होता है। मैं थोड़ा ना लॉजिक के ऊपर, मतलब मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था ना वो बहुत ज़्यादा लॉजिक फोकस्ड होता था, मतलब लॉजिक ओरिएंटेड होता था, तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बताई है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लॉजिक पता होना ज़रूरी है। रही बात एग्जाम में, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ लिख के जाओगे पे नंबर काटेंगे टीचर्स। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टीचर्स को खुद भी, मतलब खुद भी टीचर्स इतने ज़्यादा नहीं उन चीज़ों को, इन चीज़ों के बारे में उनको पता होता है, तो वो नंबर यूजुअली काट देते हैं। अगर तो देखो, इफ़ यू आर लकी इनफ कि कोई रट्टे वाला नहीं, कोई एक्सपीरियंस्ड और वेल नॉलेज्ड टीचर आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, तब तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर टीचर समझ पाया कि आपने, आपको कॉन्सेप्ट पता है। पर यूजुअली ज़्यादा टीचर्स होते हैं ज़्यादा रोट लर्निंग वाले, वो आपके नंबर काट देंगे। ठीक है, मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी। अब देखो इसमें, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था ये 2 पॉइंट, बट मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट्स लिखो और थर्ड पॉइंट इसको बना दो। ठीक है, ये मैंने आपको और भी डिटेल में बताया। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब ये गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज़ को करती है, जो आरबीआई है, मैंने आपको अभी भी बताया, जो आरबीआई है उसके पास जो सेविंग्स होती है उसको कभी बेचती है, कभी कभी उस सेविंग को और बढ़ा देती है, कुछ चीज़ ये झोलमाल आरबीआई करती रहती है ताकि एक अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है, एक्सचेंज रेट। ओके, अच्छा, सो डर्टी फ्लोटिंग वही बात है, इसे एक और चीज़ कहा जाता है, दिस ऑल्सो नोन एज द हाइब्रिड। आई थिंक हाइब्रिड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। सेंटर इंटर व्हाट इज दिस, सेंटर इंटरवेंशन, मतलब सेंटर इन द सेंस कि आरबीआई इंटरवीन करती है। अब ये डेफिनेशन है, मैनेज फ्लोटिंग इज एक्सरसाइज ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द सेंट्रल बैंक सो दैट द एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाली मेरे को ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन लगी। Managed floating exchange. In fact, the managed floating may be called as the mixed of the both flexible exchange rate। अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पे बहुत। अब देखो, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, यू कैन से मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट इज द मिक्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को जब आप मिक्स करोगे तो आपके पास मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग सिस्टम आता है। वैसे इतना भी मैनेज, मतलब इतना भी ज़्यादा मिक्स नहीं होता, बट थोड़ा थोड़ा, मतलब मेन इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल की तरफ ही होता है। थोड़ा बहुत कभी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है उसमें। ठीक है, पर ये चीज़ आप अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज़ द मिक्स ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब भाई बारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। भाई देखो इसमें लगता है रट्टा, इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन पार्ट नहीं है, मेरिट डीमेरिट है, ये याद ही करने पड़ते हैं।
मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल। फिक्स एक्सचेंज रेट, मार्केट स्टेबल है भाई, गवर्नमेंट ने पहले ही फिक्स कर रखा है रेट, तो ऊपर नीचे कुछ हो नहीं सकता, मार्केट फिक्स है। ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, जब फॉरन इंटरनेशनल जिन लोगों को भी पता है कि इनका एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे नहीं बढ़ रहा, तो एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी है, तो ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अब देखो गवर्नमेंट ने अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है वो ईजी है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ना, वो फिक्स रखा हुआ है। तो स्टेबल पॉलिसीज़ बने। डीवैल्यूएशन है की टूल टू एक्सपैंड द फॉरेन मार्केट फॉर द डोमेस्टिक, व्हाट, फॉरेन मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब देखो डीवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट बड़ा हो गया, मैंने पीछे भी बताया आपको, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, डीवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट बढ़ता है। अब वही चीज़ इन्होंने बताई, डीवैल्यूएशन एक अच्छी चीज़ है जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ये भी एक मेरिट होगा, ठीक है। चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर भी चेक रख भाई, इन्फ्लेशन आएगा ही कैसे अगर आपने पहले ही रेट फिक्स कर रखा है। मेन तो इन्फ्लेशन में काफ़ी बड़ा रोल, फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में, मतलब अगर आपने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा है तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी एक बहुत अच्छा चेक रहता है। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के क्या डीमेरिट्स हैं। एक सेकेंड। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसके क्या डीमेरिट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगर आपने सिस्टम अडॉप्ट करना है, इसके लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मतलब आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। इसके डीमेरिट ये होता है कि आप रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से एलोकेट नहीं करोगे। अब भाई सप्लाई एंड डिमांड में ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये चीज़ सप्लाई मतलब डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये वो सो ये सब कुछ का ज़्यादा ध्यान देना। इसमें नहीं है हिसाब किताब, इसमें पता है कि यही सब कुछ है, ये मतलब डिटरमाइन गवर्नमेंट नहीं करना सब कुछ, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब जो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है। स्मॉलर साइज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, भाई देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो लिमिटेड ही होगी, ठीक है। जब आपने चीज़ें सारी फिक्स कर रखी है, अगर आपने एक्सचेंज ही बंद रखा है, मतलब अगर आपने यू कैन से एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रखा है, अब कोई वो नहीं, यू कैन से कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अब बढ़ भी सकता है, मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि कभी हमारी करेंसी गिरेगी कभी बढ़ेगी, ये वो सो है ही नहीं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके आप करोगे क्या जब आपने अपनी करेंसी कभी बेचनी खरीदनी ही नहीं है, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। डिस्करेजिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट डिस्करेजेस द वेंचर कैपिटल, यहाँ पे लिखा है। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ द फॉरेक्स इन द इंटरनेशनल मार्केट विद द व्यू टू अर्न द प्रॉफिट्स। ये वेंचर कैपिटल क्या होता है, कई सारे ने ट्रेडर्स बैठे होते हैं, आपने ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा भाई, कॉमर्स के बच्चे और ह्यूमैनिटीज़ वाले ज़्यादा नहीं देखते, बट चलो कॉमर्स वाले ने तो सुना ही होगा कि ये ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज की भी होती है। अब फॉरेन एक्सचेंज को जब ट्रेड करते हैं उस चीज़ को वेंचर कैपिटल कहा जाता है, अब वो भी नहीं हो रही। अब अरे भाई, अगर आपने गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि कभी भी कोई नहीं खरीदेगा ना कोई बेचेगा अपनी फॉरेन यू कैन से फॉरेन करेंसी को, तो जब कोई भी खरीदेगा बेचेगा नहीं तो फॉरेन करेंसी को, तो वेंचर कैपिटल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ट्रेडर्स भी कहाँ खरीदेगा अगर गवर्नमेंट ने ही बंद कर रखा है कि ये खरीदना बेचना बंद है, तो तब कोई ट्रेडर भी नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द इक्विलिब्रियम रेट, हमने अभी पीछे पढ़ा। जो फिक्स एक्सचेंज रेट थे जितने भी, ये इक्विलिब्रियम से या तो फिर कभी ऊपर थे या कभी इक्विलिब्रियम से नीचे थे, कभी इक्विलिब्रियम के जितने नहीं थे, ये एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स पढ़े ना, उसी को कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव वे में, तो वो आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब इसी का ऑपोजिट कर दो तो आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट के पॉइंट बन जाएंगे। अभी देखो, लार्ज लार्ज रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज नॉट रिक्वायर्ड, भाई बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एलोकेट करोगे आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। और लार्ज साइज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब ज़्यादा लेन देन होगी फॉरेन एक्सचेंज के, तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ द लिक्विडिटी, व्हाट, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ द लिक्विडिटी सिंस द लार्ज रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ईजी चीज़। वेंचर कैपिटल वही चीज़, अरे बहुत सारी रिपीटेड चीज़ है। अब यहाँ पे है थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला पानी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स क्या है, अभी हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े फिक्स्ड के, अब हमने फ्लेक्सिबल का मेरिट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल के डीमेरिट। मार्जिनलाइजेशन ऑफ द वीक करेंसी, जो वीक करेंसी है वो तो बेचारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो ख़त्म भी हो सकती है, इतनी भी दिक्कत है, इतनी भी बुरी हालत हो सकती है, ठीक है। अनसर्टिनिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट में अनसर्टिनिटी है, पता है कि भाई कभी क्या पता रुपीज़ का रेट बढ़ जाए कभी कम हो जाए, कुछ आइडिया नहीं है। स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी नॉट पॉसिबल, कोई स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी यू कैन से जो गवर्नमेंट है और यू कैन से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो स्टेबल पॉलिसी नहीं बना पाएगी अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो स्टेबल पॉलिसीज़ है उन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो बनती तो है बट थोड़ा हिसाब किताब मुश्किल हो जाता है। ओके, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बिकम डिफिकल्ट, दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा आज के टाइम पे, अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो तो
जो रशिया है, रशिया अब डॉलर को यूज़ नहीं कर सकती फॉर पेमेंट, और ये स्विफ्ट बैन के नाम से इसे कहा जाता है। तो रशिया अब इंडिया के साथ कैसे ट्रेड करती है, दोनों एक दूसरे मतलब रशिया रूबल और रूबल रुपी ट्रेड होता है इंडिया और रशिया के बीच में। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर इतना याद रखो कि बायलेटरल जो ट्रेड, मतलब दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो थोड़ा टफ हो जाता है। एक्सटर्नल शॉक्स, कई सारे एक्सटर्नल शॉक्स भी होते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मान लो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, तो इसकी वजह से इंडिया में भी कितने सामान के प्राइस बढ़ गया। अगेन मैं क्या एग्जांपल दूँ आपको। हाँ, रशिया यूक्रेन ही है अब। हाँ ठीक है, रशिया यूक्रेन से क्या चीज़ हुई। रशिया यूक्रेन से जो तेल का रेट था, यूक्रेन से जो पेट्रोलियम का रेट था वो ज़्यादा बहुत बढ़ गया। जो मैं बताता हूँ, देखो कई बेवकूफ़ क्या हो गया, आपको बोलेंगे कि अरे ऑयल का रेट बढ़ गया तो इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट किया। भाई साहब, यू आर एजुकेटेड बीइंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चलो मैं नहीं पढ़ा तो कोई भी आपको पढ़ा रहा है, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जो इकोनॉमी है वो बस एक कंट्री के बेस में नहीं चलती। अब जो हमारी पूरा वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इंडिया में तेल के रेट इस वजह से नहीं बढ़े कि किसी सरकार ने कोई गलत डिसीजन लिया। इंडिया में तेल के रेट इसलिए बढ़े क्योंकि जो ये रशिया यूक्रेन वॉर थी, इसके इसकी वजह से रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे। सैंक्शन क्या लगे, मतलब रशिया जो पहले सस्ते रेट में हमें तेल दे पाता था, अब रशिया को थोड़ा वो रेट महंगा करना पड़ रहा है ताकि वो हम तक पहुँचे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूएस, अगर तो हम अमेरिका और ये सारे ये यूके फ्रांस वगैरह की सुने, तो वो बोलते हैं कि रशिया से खरीदे ना तेल। अब भाई रशिया से ना खरीदे, ईरान से तेल ना खरीदे, तो खरीदे कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स है। अब यूनाइटेड स्टेट्स से अगर हम तेल खरीदने लगे, हमारे इंडिया का रेट चल जाएगा करीब 200 रुपये पर लीटर तेल का। आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल। तो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। वही मतलब है आज के टाइम पे, अगर पेट्रोलियम के इतने रेट बढ़े हैं तो वो रशिया यूक्रेन वॉर और अदर वॉर्स की वजह से बढ़े। ठीक है। बाकी दैट्स इट। तो मैं यही कह रहा हूँ, चीज़ों को ना प्रैक्टिकली देखो और इकोनॉमी के हिसाब से सोचो। ठीक है। और यूर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई भी बेवकूफ़ बना दे, अरे ये इस वजह से हो रहा हो। भाई, देर इज़ अ लॉजिक फॉर एवरीथिंग, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो सीधी सी बात, वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, फॉरेन एक्सचेंज को की डिमांड क्यों हो रही, क्यों, क्या ज़रूरत क्या है फॉरेन एक्सचेंज की, सीधी सी बात। ठीक है। फर्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन्स। मान लो कोई इंटरनेशनल लोन लिया गया है, उसको वापस करना है, चुकाना है उसको वापस, तो उसके लिए आपको वो चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डॉलर चाहिए, यू कैन से फॉरेन करेंसी चाहिए। इंपोर्ट्स, किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना है आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट परचेज इन अब्रॉड, अगर मान लो आपने अब्रॉड में कोई बिल्डिंग खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उस कंट्री की। ओके, यहाँ पे है ना। ग्रांट्स एंड डोनेशन, मान लो कोई आपने ग्रांट देना, कोई डोनेशन दिया है, देना है किसी चीज़ को, मान लो पैलेस्टाइन में डोनेशन देना है आपने, तो उसके लिए आप मान लो पैलेस्टाइन को डोनेशन देना है आपने, तो वो किस फॉर्म में दोगे, आप डॉलर के फॉर्म में दोगे, तो आपको क्या डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट में देखो, पैलेस्टाइन का एग्जांपल था, सीरियसली नहीं लेना मेरे को, ठीक है। अब हाँ, टूरिज्म मैंने यहाँ लिखा, टूरिज्म मान लो आप किसी कंट्री में जाते हो, इंडिया का पैसा लेके थोड़ी जाते हो, गांधी जी का नोट थोड़ी लेके जाओगे भाई, इसकी चाय दो। वो बोलेंगे भाई हमारे को अपनी कंट्री का नोट चाहिए जहाँ मतलब जहाँ पे आप गए होगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। पेमेंट ऑफ द इनकम, मान लो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो फॉरेन में बैठे हैं उनको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। व्हाट इज स्पेकुलेटिव ट्रेड, अरे जो वो ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ ही करना पड़ता है कि भाई बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, तो हम डॉलर खरीदेंगे, तब हम पाउंड खरीदेंगे, अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू, ये सब कुछ ट्रेडिंग। ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ द, यू कैन से सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता कहाँ कहाँ से है। पहला पॉइंट एक्सपोर्ट से, अगर मान लो आप कोई चीज़ बाहर यूनाइटेड स्टेट में कोई भी चीज़ दोगे आप, आई मीन बेचोगे आप, तो वापसी में आपको डॉलर देंगे वो, तो वो क्या है, डॉलर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ही तो है। तो एक्सपोर्ट करके आपको क्या मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मान लो मैकडॉनल्ड्स है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट इंडिया में वो किस फॉर्म में करेगा, डॉलर लेके आएगा। वो अलग बात है, डॉलर को पहले कन्वर्ट करेगा और फिर बाद में रुपीज़ में बनाएगा, बट डायरेक्टली आया तो डॉलर ही, ठीक है। बेशक वो बाद में रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मान लो कोई दूसरी कोने का बंदा है, यू कैन से पूरी दुनिया में कोई भी आदमी है, वो मतलब डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट, मान लो पूरी दुनिया का आदमी कहीं पे भी खरीद रहा है, कोई सब कुछ भी चल रहा है खरीदने वगैरह का काम, उस चीज़ के लिए भी आपको क्या चाहिए, डॉलर्स ही चाहिए, और यू कैन से फॉरेन करेंसी ही चाहिए। लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब सोर्स, दूसरा सोर्स कहाँ है, क्या है आपको, जिससे फॉरेन आपको करेंसी मिलेगी, जब आप लोन लोगे कहाँ से लोन लोगे, पेपल से आप लोन लोगे। पेपल क्या है, पेपल के क्या कंपनी, ये यूनाइटेड स्टेट्स में चलती है, ये बैंकिंग कंपनी, ठीक है। अब पेपल से आप क्या लोगे, पैसा लोगे, वो किस में दे देगा आपको लोन, डॉलर में देगा, वो रुपीज़ में थोड़ी देगा, ठीक है।
ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो कोई आपको डोनेट कर रहा है, कोई इंडिया में डोनेट कर रहा है पैसा, ठीक है, मान लो किसी बाबा को डोनेट कर रहा है पैसा, तो उसको वो भी डॉलर के फॉर्म में करेगा, देखो फॉरेन करेंसी आ रही कंट्री में, ठीक है। रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट्स, अब मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है और यू कैन से एनआरआई लोग हैं, वो लोग अपने माँ बाप के, बुढ़े माँ बाप के लिए पैसा भेजेंगे घर पे कि चलो मैं तो फॉरेन में काम कर रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए पैसा भेजूंगा, वो भी एक सोर्स है आपका, ठीक है। इनकम रिसिप्ट, मान लो आज के टाइम पे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप फॉरेन में फ्री अपनी बहुत ज़्यादा चीप सर्विसेज दे रहे हो फॉरेन के लोगों को, तो वो क्या चीज़ है मेरे को बताओ ना, वो भी आपके लिए एक तरह से एक सोर्स है आपका इनकम का। टूरिज्म अगैन, मतलब टूरिज्म से भी पैसा आता है, ठीक है, वहाँ पे आप टूरिज्म में पैसा दे, मतलब किसी कंट्री में जाने के, मतलब किसी कंट्री में जाने के लिए आप यू कैन से डिमांड कर रहे थे कि भाई कि वहाँ पे करना है मैंने, इसलिए मेरे को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अब यहाँ पे आपको टूरिज्म से पैसा मिल रहा है, ठीक है, इंडिया में टूरिस्ट आते हो क्या करते हैं, आपको पैसे ही देते हैं। पहले पहले देखो वो डॉलर होता है, वो डॉलर फिर रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्टली पैसा तो आपके पास ही आ रहा है। Foreign exchange market refers to the market for the national currencies of the different countries in the, what is this for, अब देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द नेशनल करेंसी और द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बस ये चीज़ बताइए कि एक मार्केट है जहाँ पे दूसरे जो नेशनल करेंसीज उनको ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसके तीन फंक्शन है, फर्स्ट इज द ट्रांसफर फंक्शन, इट इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। अब देखो पहली बात क्या करता है ये, यू कैन से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या करता है, पहली बात तो परचेजिंग पावर शिफ्ट करता है। मतलब परचेजिंग पावर क्या मतलब, आप अगर किसी कंट्री को पेमेंट करें, मान लो इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लाया, ठीक है, इंडिया ने रशिया से ऑयल लाया, ऑयल मतलब का मतलब मेरा पेट्रोलियम है, ये सरसों का तेल नहीं, ठीक है। तो इंडिया ने अगर रशिया से तेल लाया, ठीक है, और उसको उसको पेमेंट कर दी, ठीक है, वो क्या हुआ, पहले वो परचेजिंग पावर जो कुछ पैसे, कुछ खरीदने की जो हैसियत इंडिया की थी, वो हैसियत उसने रशिया को दे दी थोड़ी, ठीक है, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी यूज़ की इसमें, ठीक है। क्रेडिट फंक्शन, इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट। क्रेडिट मतलब पैसा प्रोवाइड करता है फॉर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, वही चीज़। हेजिंग फंक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू द वे, अब देखो बाइंग द गुड्स, बाइंग द ऑन फ्यूचर डेट एट द करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट कॉल्ड एज हेजिंग। अब देखो ये डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबली मैंने वहाँ से ली होगी, संदीप गर्ग से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाइंग द गुड्स, यू कैन से बाइंग द गुड्स फॉर इन फ्यूचर। अब आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि भाई ये सामान मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, बट आप बोलते हो कि आज ही मैं पेमेंट करके रख रहा हूँ। ये होता नहीं है कि मैं आज ही आपको सारी पेमेंट क्लियर कर देता हूँ, बट मेरे को सामान 2 साल बाद चाहिए, ये वो वाला हिसाब है, ठीक है। बाइंग गुड्स इन फ्यूचर डेट, बाइंग द गुड्स एट फ्यूचर डेट एट प्रेजेंट एट द करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट। आज के रेट पे आप फ्यूचर की बोल रहे हो कि भाई फ्यूचर में मेरे पास डिलीवरी कर देना, आज मैं आपके पास पेमेंट करके रखा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हेजिंग कहते हैं। अगेन वही चीज़ मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ आपके पास कि अगर आपने पहले ही पेमेंट वगैरह क्लियर कर दी और कह दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये बाद में फ्यूचर में मेरे को सेंड कर देना आप, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे आप, इस प्रोसेस को आप हेजिंग कहेंगे, ठीक है, जिसमें आप पहले ही हिसाब किताब पूरा कर रहे हो और उसके बाद चल रहा है। अब देखो ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स ईदर एज, अब देखो दो तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करती है। पहली बात तो यहाँ पे होता है ऑन द स्पॉट मार्केट और एक से करंट मार्केट, इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसी वक्त होते हैं। ट्रांजैक्शंस उसी वक्त कैसे होते हैं मैं आपको बताऊँ। मान लो ये बात है कि भाई अभी मैंने सामान लेना है, अभी मैं पेमेंट कर दूंगा, दिस इज नोन एज द ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस और द मार्केट, ठीक है। Spot market for the foreign exchange is that market which handles only spot transactions of the current transaction. Only spot का क्या मतलब, उसी वक्त पेमेंट हो रही है, उसी वक्त सामान जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑफ द डेली नेचर। डेली नेचर क्या है भाई, अभी पेमेंट करोगे भाई आपको सामान मिलेगा, तो डेली नेचर पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ, नहीं ये सब कुछ काम करें, बस यही याद है, ठीक है। डेली नेचर है इसका, यही काम है। The spot rate of exchange, or you can say the current rate of exchange is the rate which prevails at the time when the transactions are made, ठीक है। कहने का मतलब यही है, जो आज के टाइम पे चल रहा है उसी एक्सचेंज रेट पे आपने सारा सामान खरीद रहे हो, ले रहे हो, और उसी वक्त आप सामान भी ले रहे हो, उसी वक्त आप यू कैन से पेमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट, अब फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, फॉरवर्ड मार्केट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज द मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी। ये है काइंड ऑफ हेजिंग की तरह, ठीक है, बस हेजिंग का दूसरा रूप इज द फॉरवर्ड मार्केट, और लेकिन से हेजिंग का दूसरा नाम इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉर क्या हो रहा है फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट में भाई आज आप पेमेंट कर रहे हो, कल के लिए ट्रांजैक्शन, सॉरी, that are meant for the future delivery, क्या है ये, एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजैक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी। पेमेंट आज कर रहे हो, बाकी डिलीवरी आपको फ्यूचर में चाहिए। सच ट्रांजैक्शन आर साइन टुडे बट आर टू बी मटीरियलाइज और टू बी ऑनर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट, ये सब कुछ वही चीज़ मैंने जो अभी आपको पीछे हेजिंग में बताई, ठीक है। ओ एक सेकेंड,
ओके, देयर इज दिस प्रॉब्लम. Principal characteristics of the forward market are that it only caters the forward transaction. It does not deal with the spot transaction. वही बात है, on the spot नहीं, future की बात करता है. It defines the forward exchange rate, the exchange rate at which the forward transactions are to be honored. Same चीज़ repeat हुई है. Why foreign transactions are contracted to avoid the risk of the एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट. भाई आपको डर है कि फ्यूचर में एक्सचेंज यू कैन से फ्यूचर में कोई इंस्टेबिलिटी, कोई वॉर शुरू होने वाली है, तो आप एकदम ही सस्ते रेट पे, स्टेबल कंट्रीज़ के स्टेबल रेट पे सामान खरीद लोगे. अगर आपको पता लगी कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी और रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग गए, तब ट्रांजेक्शन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. टू मेक द स्पेकुलेटिव गेम गेन, अब यू कैन से ये वो ट्रेडिंग वाले लोग वापस आ गए स्पेकुलेटिव अपना गेन करने हैं बार बार. ठीक है, स्पॉट मार्केट, अब यहाँ पे अच्छी सी डिफरेंशिएशन दी है. फॉरवर्ड मार्केट क्या है, स्पॉट मार्केट करंट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये फ्यूचर डिलीवरी देखते हैं. नेचर ऑफ सच एक्सचेंज रेट, exchange rate determined by the market and called what is this exchange rate determined in this market are called as the spot rate of exchange rate determined in the market is called as the foreign exchange contracted. व्हाट इज दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, मेरे को कोई पॉइंट अच्छा ही नहीं लगा. ठीक है, अब मेन पॉइंट इसमें हेजिंग का है. हेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पॉइंट जरूर याद रखना है. इट डज नॉट अलाउ हेजिंग. जो ये वाला है स्पॉट मार्केट, इसमें हेजिंग बिल्कुल नहीं चलती. जो फॉरवर्ड मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट एंड हेजिंग आर दो बहरूपिया भाई. ठीक है, दोनों एक ही है बट भाई है. ठीक है, क्या बोला मैंने, पर चलो हाँ समझ गया आप. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली. अब एक ना पॉइंट आता है जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में, जो हमारे लेकिन से एनसीईआरटी क्वेश्चन में और हमारे टीआर जैन में कहीं पे नहीं है, तो मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है. नॉमिनल एक्सचेंज रेट. नाउ व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नाउ व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट. ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने. बस अब आपको मैं ये क्वेश्चन कर लूँ ना, व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट, आपको पता ही नहीं होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे चैप्टर में ही नहीं कहीं पढ़ा है, तो इसलिए ही एडिशनल था, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है. ठीक है, व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट. फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर. अमाउंट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड बाय द वन यूनिट ऑफ द फर्म. मैं बताता हूँ. अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या करोगे आप, 1 रुपी और $1 दोनों को कंपेयर करोगे और तब जाके एक्सचेंज रेट निकालोगे. ठीक है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, मतलब $1 का प्राइस निकालोगे आप इंडिया के रूप में, इंडिया की करेंसी में. इंडिया की करेंसी में वो कितना निकलेगा आज के हिसाब से, आप रेट चले रेट चेक करो, दैट इज़ अबाउट 83 रुपीज़. ठीक है, $1 कितने का मिलेगा, 83 रुपीज़ का. अमाउंट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द वन यूनिट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ये तो बेसिक है, मतलब जो फॉरेन यू कैन से जो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन थी वो सेम नॉमिनल एक्सचेंज रेट की भी डेफिनेशन है. ठीक है, नाउ व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट. रियल एक्सचेंज रेट इज सम डिफरेंट थिंग. ठीक है, रेशियो ऑफ द फॉरेन प्राइस टू द डोमेस्टिक प्राइस. इसमें देखो, पहली जो नॉमिनल है इसमें क्या किया आपने, 1 रुपीज़ और $1 की, यू कैन से $1 और रुपीज़ की आपने वैल्यू कंपेयर की. ठीक है, अब रियल एक्सचेंज रेट में क्या करोगे आप, रियल एक्सचेंज रेट में कंपेयर करोगे एक आइसक्रीम का रेट जो यू अमेरिका में, एक आइसक्रीम का रेट जो इंडिया में. इन दोनों की, इन प्रोडक्ट्स के जो रुपीज़ हैं, इन जो प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों का जो प्राइस है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे वो आपके पास रियल एक्सचेंज रेट आएगा. ठीक है, रेशियो ऑफ द फॉरेन प्राइस टू द डोमेस्टिक प्राइस. फॉरेन प्राइस जो होगा किसी भी चीज़ का, उसको उसका रेशियो निकालेगा आप डोमेस्टिक प्राइस के साथ, वो आपका रियल एक्सचेंज रेट कहलाएगा. रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड्स ऑफ टू कंट्री, मतलब रिलेटिव प्राइस होगा किसका, दो गुड्स का ऑफ डिफरेंट टू कंट्रीज. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया आइसक्रीम का. ठीक है, ये वही है कि अमेरिका में एक आइसक्रीम कितने की, इंडिया में एक आइसक्रीम कितने की, इन दोनों को कंपेयर करोगे, रियल एक्सचेंज रेट आएगा. अब एक क्वेश्चन आपसे मैं और पूछूंगा. देखो, अभी मैंने जो सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया ये रियल का और नॉमिनल का, अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर, कि हम लोग कौन सा एक्सचेंज रेट, कौन सा सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट या रियल एक्सचेंज रेट. ये क्वेश्चन आपसे है. ठीक है, अब मैं ही आपको आंसर बता देता हूँ. ठीक है, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स रखना है हिसाब किताब. अब देखो, हम लोग डेली नेचर में और यू कैन से डे टू डे और जितना भी सारा हमारा ट्रांजैक्शन होती है उस वो हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट के थ्रू ही करते हैं. मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हम चीज़ों को कंपेयर करते रह गए कि इंडिया में गेहूँ 1 किलो गेहूँ कितने का और अमेरिका में कितना, 1 किलो गेहूँ कितने का, फिर इन दोनों के प्राइस कंपेयर करो, अगर यही करने लग गए हम, तो तब तो हो गया काम. तब तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा. नॉमिनल में कम से कम ये है कि 1 रुपी, मतलब $1 और 80 रुपीज़ को, 80 रुपीज़ या 83 रुपीज़ को आप कंपेयर करते रहोगे, वहीं से एक्सचेंज रेट आपका आ जाएगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. अब मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जो PYQs थे हमारे. ठीक है, ओके. यहाँ से एक्सप्लेन व्हाट कैन बी लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन ऑफ द होम करेंसी ऑन द इम्पोर्ट टू द कंट्री. अब मतलब जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हुई है उसका इम्पैक्ट इम्पोर्ट पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है. बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है आपको. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर द
domestic goods and services and the domestic demand ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी आपको मैंने कराया हुआ है, तो ये भी आपको करना है इसका आंसर। और बाकी भी मैंने आपको बाकी भी यहाँ पे क्वेश्चंस, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ब्रेड एंड वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये वो। सो ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर और भी पीवाईक्यू चाहिए तो वो उसके मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा चैप्टर वाइज। So this is the end of the video. Hope you like this video. So thank you for watching. So this is the end, students. Bye bye.